आपको लगता होगा कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये वो अदृश्य नियम है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। हमारे रोजमर्रा के फैसलों से लेकर देश की किस्मत तक सब कुछ इन्हीं नियमों पर टिका है। चलिए मिलकर इस अदृश्य दुनिया के कोड को क्रैक करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना। हमारी ख्वाहिशें तो अनंत है, लेकिन ये दुनिया एक अजीब से ग्लिच के साथ आती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकती। और बस यहीं से इकोनॉमिक्स का खेल शुरू होता है। तो सारी कहानी शुरू होती है यहीं से। एक तरफ है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, और दूसरी तरफ है ये दुनिया जहां हर चीज लिमिटेड है। सोचिए, सबके लिए आलीशान घर नहीं हो सकते, हर किसी के हाथ में लेटेस्ट फोन नहीं आ सकता, और सबसे बड़ी बात, किसी के पास भी अनलिमिटेड पैसा या टाइम तो है ही नहीं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी कड़वी सच्चाई को कहते हैं स्कैरसिटी या कमी। मजे की बात यह है कि अगर दुनिया में सब कुछ अनलिमिटेड होता ना, तो इकोनॉमिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि हर चीज लिमिटेड है, हमें एक बहुत मुश्किल काम करना पड़ता है। हमें चुनना पड़ता है, चॉइस बनानी पड़ती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मिलिए रवि से। रवि एक स्टूडेंट है और आज रात उसके पास है सिर्फ 3 घंटे। अब वो चाहे तो एक नई वेब सीरीज देख ले या फिर अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर ले। यहाँ टाइम की कमी है, स्कैसिटी है, और यही चीज उसे एक चॉइस बनाने पर मजबूर कर रही है। तो सोचिए, अगर रवि वेब सीरीज देखने का फैसला करता है तो इसकी असली कीमत क्या है? पैसे नहीं, इसकी असली कीमत है वो अच्छा एग्जाम स्कोर जो वो ला सकता था। इकोनॉमिक्स में इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हमारी हर चॉइस की एक कीमत होती है, और वो कीमत है वो दूसरी बेस्ट चीज जो हमने उसे पाने के लिए छोड़ दी। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि जब सबके पास टाइम और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो फिर ये दुनिया चल कैसे रही है? जवाब है, एक दूसरे के साथ मिलकर, लेन देन करके। चलिए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। वापस रवि की कहानी पर चलते हैं। मान लीजिए रवि वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा है, पर उसे किराए के लिए पैसे चाहिए। दूसरी तरफ है अमित, जिसका एक यूट्यूब चैनल है। उसके पास पैसे तो हैं, पर एडिटिंग का टाइम नहीं है। अब क्या होगा? दोनों ट्रेड करेंगे। रवि अपनी स्किल देगा और अमित उसके बदले में पैसे। नतीजा, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। इसी को कहते हैं ट्रेड की पावर। पर सवाल यह है कि ये ट्रेड काम क्यों करता है? इसका सीक्रेट कंपैरेटिव एडवांटेज के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन किसी काम में बेस्ट है, ये इस बारे में है कि कौन उस काम को सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर कर सकता है। हो सकता है अमित रवि से भी अच्छा एडिटर हो, लेकिन अमित का टाइम अपने मेन बिजनेस में ज्यादा कीमती है। इसलिए उसके लिए ये फायदेमंद है कि वो एडिटिंग का काम रवि को दे दे। मतलब अर्थव्यवस्था में हर कोई किसी न किसी काम के लिए जरूरी है। तो चलिए अब दो लोगों के इस छोटे से ट्रेड से जूम आउट करते हैं और उस बड़े विशाल सिस्टम को देखते हैं जहां करोड़ों खरीदार और बेचने वाले एक साथ आते हैं, यानी मार्केट। और मार्केट को समझने के लिए भारत के सबसे इमोशनल टॉपिक से बेहतर क्या हो सकता है? प्याज। मान लीजिए भारी बारिश से फसल खराब हो गई, मतलब सप्लाई घट गई, पर प्याज खाने वाले तो उतने ही हैं, तो डिमांड उतनी ही है। नतीजा, प्याज के दाम आसमान छूने लगेंगे। मान लो 20 रुपए किलो से सीधे 100 रुपए। अब ये बढ़ी हुई कीमत किसानों के लिए एक सिग्नल है, मुनाफे का सिग्नल। तो अगले साल क्या होगा? हर किसान प्याज उगाएगा, बाजार में प्याज की बाढ़ आ जाएगी, सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा हो जाएगी और दाम धड़ाम से गिरकर 10 रुपए किलो पर आ जाएंगे। यही है सप्लाई और डिमांड का खेल। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इसी ऑटोमेटिक सिस्टम को इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य हाथ का नाम दिया। देखिए, मार्केट को चलाने के लिए किसी राजा या सरकार की जरूरत नहीं है। ये तो बस हम सबकी जरूरतें, हमारी इच्छाएं और हमारा अपना फायदा देखने का नजरिया है, जो मिलकर चुपचाप सब कुछ कंट्रोल करता है। अब मार्केट को इतने बड़े स्केल पर काम करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 सबसे जरूरी टूल्स की: पैसा, बैंक और स्कोर कार्ड्स। क्या लगता है, पैसे की अपनी कोई वैल्यू होती है? नहीं, वो तो बस कागज का टुकड़ा है। पैसा सिर्फ एक मीडियम है लेन देन का। इसकी असली ताकत उस कागज में नहीं, बल्कि हम सबके उस भरोसे में है कि हाँ, इस कागज के बदले हमें सामान मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भरोसे का खेल है। और बैंक? बैंक सिर्फ पैसे रखने की तिजोरी नहीं है, वे पैसा बनाते हैं। कैसे?
देखिए, जब आप बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपए जमा करते हैं, तो बैंक उसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 1,000 रुपए, अपने पास रखता है और बाकी के 9,000 रुपए किसी और को लोन पर दे देता है। और ये 9,000 रुपए का लोन, ये एक नया पैसा है जो बस एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बना दिया गया। इसी सिस्टम को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। तो हमने पैसों और बैंकों की बात की। अब देखते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को मापा कैसे जाता है। इसके लिए एक स्कोर कार्ड होता है जिसे कहते हैं जीडीपी। लेकिन इस स्कोर कार्ड में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को समझने के लिए मिलिए मीना से। मीना एक होम मेकर है। वो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करती हैं। वो एक प्रोफेशनल शेफ है, एक होम ट्यूटर है, एक नर्स है और घर की फाइनेंशियल प्लानर भी। ये सिर्फ घर का काम नहीं है, ये कई प्रोफेशनल जॉब्स का एक कॉम्बिनेशन है। अगर यही सारे काम करवाने के लिए कोई बाहर से प्रोफेशनल्स को हायर करे, तो मार्केट के हिसाब से उसे महीने के कम से कम 40,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला पॉइंट। क्योंकि मीना को इस काम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई कैश पेमेंट नहीं होता, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था का स्कोर कार्ड, हमारी जीडीपी, उनके इस 40,000 रुपए महीने के काम की वैल्यू को जीरो मानता है। जी हाँ, शून्य। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब अक्सर भूल जाते हैं। चलिए अब इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर बात करते हैं हमारी अपनी असलियत की, हमारी सैलरी, हमारी वेल्थ और वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो इन पर असर डालती हैं। इसे रघुराम राजन के डोसा इकोनॉमिक्स के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमित के पास 100 रुपए थे। साल भर बाद 10% ब्याज मिलकर हो गए 110 रुपए। लेकिन जो डोसा पिछले साल 100 रुपए का था, वो अब महंगाई की वजह से 112 रुपए का हो गया है। तो सवाल ये है कि अमित अमीर हुआ या गरीब? कागज पर तो उसके पैसे बढ़े, पर असल में उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। वो गरीब हो गया। यही है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का खेल, एक खामोश चोर जो हमारी बचत को धीरे धीरे खा जाता है। और सैलरी एक कड़वा सच है। किसी की सैलरी इस बात से तय नहीं होती कि वो कितनी मेहनत करता है। सैलरी इस बात से तय होती है कि उसे रिप्लेस करना कितना आसान या मुश्किल है। एक सीईओ को इतनी ज़्यादा सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि उस स्किल सेट के लोग बहुत कम हैं, जबकि एक एंट्री लेवल जॉब करने वाले कई लोग मिल सकते हैं। ये सारा खेल रिप्लेसिबिलिटी का है। और आखिर में जरा उन बड़े सिस्टम्स और साइकोलॉजिकल ट्रैप्स पर नजर डालते हैं जो बहुत से लोगों की आर्थिक हकीकत तय करते हैं। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक जाल। जब कोई गरीबी में होता है तो उसका दिमागी तनाव और उम्मीद की कमी उसे लॉन्ग टर्म फायदे के बजाय फौरन राहत वाले फैसले लेने पर मजबूर करती है। वो आज की भूख मिटाना चाहेगा, ना कि कल के किसी बड़े फायदे का इंतजार करेगा। और ये कोई नैतिक कमजोरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो स्कैसिटी से लेकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक, मार्केट के इनविजिबल हैंड से लेकर गरीबी के साइकोलॉजिकल ट्रैप तक, यही हैं वो नियम जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। ये एक तरह का इकोनॉमिक मैट्रिक्स है। जो लोग इन नियमों को नहीं समझते, वो अक्सर इस खेल में पीछे रह जाते हैं। पर अब जब आप इस गेम के रूल्स को थोड़ा बेहतर समझते हैं, तो सवाल ये है, आप इस खेल को कैसे खेलेंगे?